अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। और सबसे पहले आज की अहम खबर कि निजकारी के लिए 10 इदारों की फहरिस्त हुकूमत ने फाइनल की है। कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की निजकारी की कोशिश की गई थी जो मजाक बन गई और वो कोशिश बिल्कुल नाकाम हो गई, लेकिन अब दोबारा एक फहरिस्त जारी की है और उसमें ज़ाहिर है कौमी एयरलाइन भी है और उसमें स्टेट लाइफ इंश्योरेंस भी है, यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन भी है, फर्स्ट पेमेंट बैंक भी है, IASCO, फेस्को, गैपको और हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन भी शामिल हैं। और ये फ़ेज़ 1 है जिसमें PMDC शामिल नहीं है। लेकिन देखना है कि ये फहरिस्त जो सेनेट की कायमा कमेटी बराए निजकारी में पेश की गई, जिसकी सदारत सेनेटर अफरानुल्लाह ने की, और उसमें निजकारी डिवीज़न ने ये ब्रीफिंग दी थी सेनेटर्स को कि हमने ये रोड मैप बनाया है और इसमें PI की निजकारी सर फहरिस्त होगी और उस पर उम्मीद वो करते हैं कि इस दफ़ा बेहतर बोली आएगी। देखते हैं पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि वो पहली बार पिछले 25 साल में उसने मुनाफा दिया है, लेकिन वो मुनाफा किस तरह दिखाया गया ये एक और सवाल इस पर उठता है। इस पर हम आज मज़ीद बात भी करेंगे और हमारी आज की टॉप स्टोरी होगी खान की असल सज़ा, PTI की अंदरूनी लड़ाई। और इसमें हमें ज्वाइन करेंगे सेनेटर अफरानुल्लाह साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से और मलिक अहमद बचर साहब अपोजिशन लीडर हैं पंजाब असम्बली से। और ये जो डील की कोशिशें हो रही हैं खान साहब की रहाई के लिए और उस पर जो पार्टी के अंदर जो लड़ाई है, और कहना नहीं चाहिए लेकिन शायद जूतों में दाल बट रही है और दाल किसी के हिस्से में आ रही है, किसी के हिस्से में दाल भी नहीं आ रही बल्कि गाल ही आ रही है। और ख़ास तौर पे हम देखते हैं कि पाकिस्तान से बाहर कुछ लोग हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू और PTI कि इस मौजूदा सूरत हाल से, इनकी स्ट्रैटेजी से, जो पाकिस्तान के अंदर लीडरशिप है उसकी स्ट्रैटेजी कुछ और है। और इस दौरान सदर आरिफ अलवी साहब अमेरिका गए हुए हैं बहुत अरसे से, पाकिस्तान के साबिक सदर हैं, लेकिन वहाँ पे वो जिस तरह अमरीकियों की खुशामद कर रहे हैं मुख्तलिफ TV चैनल पे बैठ के, वो इंतहाई अफसोसनाक है बाज़ औक़ात उनका रवैया TV चैनल्स पे देख के। CNN को उन्होंने कल इंटरव्यू दिया जिस पे हम बात करेंगे और देखेंगे कि वहाँ भी वो बैठ के वो ये चाह रहे हैं कि सदर ट्रंप कोई डील पाकिस्तान की करवा दे, जबकि पूरी दुनिया किसी और ही मसाइल में गिरफ्तार है। और हमारा आज का हॉट इशू वही जो दूसरे मसाइल जिसमें पूरी दुनिया गिरफ्तार है, यानी टैरिफ जंग और चीन का ये कहना कि वो आखिर तक लड़ाई के लिए तैयार है अमेरिका के साथ। देखना ये कि लड़ाई किस तरफ जाएगी। हम इस पर बात करेंगे मिफ्ता इस्माइल, सेक्रेटरी जनरल अवाम पाकिस्तान पार्टी और साबिक वज़ीर ख़जाना। और हमारा आज का एडिटोरियल होगा पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 फेवरेटिज़म का तनाज़ा खड़ा हो गया है और इसमें PSL की ट्रॉफ़ी की जो नकाब कुशाई कहना चाहिए या उसका जो पहला फर्स्ट अपीयरेंस थी अवाम के सामने, वो एक मखसूस TV चैनल के ज़रिए हुई। और वो क्यों हुई, इस पे बहुत सारी दूसरी टीमों ने एतराज़ात किए हैं कि पब्लिक पे एक न्यूट्रल वेन्यू पे, न्यूट्रल प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं इस ट्रॉफ़ी की जो है वो फर्स्ट अपीयरेंस की गई, क्यों फेवरेटिज़म किया जा रहा है। ख़ास तौर पे जब हम देखते हैं कि फ़ौज के हवाले से जो कैंपेन चल रही है उसमें उस TV चैनल का बहुत अहम रोल रहा है, अहम नहीं बहुत ही क्वेश्चनेबल रोल रहा है, लेकिन फिर भी उनको फेवर मोहसिन नकवी साहब जिसके भी नुमाइंदे हैं उनकी तरफ से अल्लाह। खैर इस पर बात करेंगे। शुरू करते हैं टॉप स्टोरी से। अब सेनेटर अफरानुल्लाह साहब खुश आमदीद। ये बताइएगा, ये जो एक दायरा पाकिस्तान सुपर लीग शुरू हुई है, कौम के पास एक ही अच्छी चीज़ है, एक ही तफरीह है, इतने सालों बाद वो नजम सेठी साहब ने शुरू की, बड़ा अच्छा उन्होंने काम किया। आज हम देख रहे हैं कि वो फंस गई है तनाज़ात में और आपकी हुकूमत में तो बहुत ही पट्टे बिठा दिया है क्रिकेट का भी। और अब PSL आज जो हुआ है और जो मैं फेवरेटिज़म की बात कर रहा हूँ, आपकी हुकूमत किन बुनियादों पे फेवरेटिज़म कर रही है उन लोगों के साथ जो मौजूदा हालात में फ़ौज पे जो कुछ हो रहा है उसकी वो बहुत हद तक जिम्मेदारी उन पे भी है। फ़ौज के साथ जो हो रहा है जी कैसे जी, जो ARY को आपने वो सारा दिया है और उसके बाद जिस तरह जो उसकी फर्स्ट अपीयरेंस हुई है ट्रॉफ़ी की, वो किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में होनी थी या एक TV चैनल के प्रोग्राम में होनी चाहिए थी, बताएं आप। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जो आप बात कर रहे हैं उसके अंदर वज़न तो है। मुझे अब एग्जैक्टली क्योंकि मैं इस मामले को देख नहीं रहा तो मैं इस पर कोई डिटेल में मैं कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन फेवरेटिज़म बिल्कुल जो है वो किसी सूरत जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। और मसला ही देखें गुड गवर्नेंस और बैड गवर्नेंस में बुनियादी फ़र्क ही जो है वो
मेरिट का और आपके जो है वो कॉम्पिटेंसी का होता है। चलें, आपको इस पे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मुझे सिर्फ ये बता दें, एक नेशनल टूर्नामेंट है, उसकी एक ट्रॉफी है, उसकी फर्स्ट अपीयरेंस एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म पे नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती, पीसीबी अपने हेडक्वार्टर में करता या किसी और जगह, ये एक टीवी चैनल के एक प्रोग्राम में क्यों की गई? ये आप ख्याल में फेयर है? सवाल बहुत अच्छा सवाल है आपका ये, और मेरे पास का जवाब तो नहीं है। ठीक, चलें, आपके पास जवाब नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। ये बताइएगा कि ये जो हम खान साहब की डील की खबरें सुन रहे हैं, उसमें कुछ लोगों का ख्याल है कि जो पार्टी के अंदर लड़ाई हो रही है इसी बुनियाद पे हो रही है कि डील कौन करवा रहा है कौन नहीं करवा रहा। इस पे हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है? क्या हुकूमत चाहती है कि कोई मामला पीटीआई के साथ तय हों और इमरान खान की कोई रिहाई हो या कोई ज़मानत हो, और फिर जो आप मईशत के लिए कोशिश कर रहे हैं और दावे कर रहे हैं वो आगे की तरफ गाड़ी चले मईशत की? देखिए, बात ये है कि ये आप ठीक कह रहे हैं, काफ़ी मामला इस तरह के चल रहे हैं और उसकी खबरें वगैरह आ रही हैं। बात ये है कि हमने तो हमेशा इस बात की, और बिलखुसूस हमारी लीडरशिप ने हमेशा ये चाहा है कि मुल्क के अंदर सियासी माहौल जो है वो अच्छा हो, और उसके आप देख लें, चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी भी इसलिए किया गया था, और 2013 से 18 पीटीआई ने हमारे खिलाफ कौन सी साजिशें नहीं की, लेकिन किसी को भी जेल में नहीं, कोई जेल नहीं गया, कोई कुछ नहीं हुआ। तो अगर किसी की काविश से मुल्क के अंदर सियासी हालात बेहतर होते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन मैं इतना ज़्यादा इसके ऊपर ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ। मैं आपको डील पे या पीटीआई के साथ आगे चल बेहतर ताल्लुकात बनाने में, मतलब डील तो मेरा ख्याल है शायद हो सकती है। मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब का बिहेवियर जो है ना वो मैं नहीं समझता कि वो तो अच्छा डील हो सकती है। आप अफसरदा लग रहे हैं ये बात करते हुए। नहीं, मैं अफसरदा नहीं रखता, मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। क्या आपकी हुकूमत को उससे कोई खतरा होगा? देखिए, बात ये है कि जो कुछ इमरान खान साहब ने पिछले 3 साल में कर दिया है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, अगर उसके बाद भी वो रिप्रोचमेंट उनके साथ करते हैं तो वो क्या मैसेज दे रहे हैं पूरे पाकिस्तान को कि आप ये सब कुछ करो और फिर आके हमारे साथ रिप्रोच कर लो, तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये मेरा ख्याल है कि पीटीआई की तो ये बहुत बड़ी फतह होगी अगर ये हो मामला इस तरह। और अब मतलब ये क्या सराहियाँ हैं, अभी जब तक कुछ होता नहीं तब तक कोई बात नहीं कर सकते, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि जो इमरान खान साहब के जो कंडक्ट रहा है, जो हाइब्रिड निज़ाम लाने में, और जो इन्होंने 9 मई किया और 26 नवंबर किया, इस तरह के कामों के ऊपर उन्हें कम से कम शर्मिंदगी तो दिखानी चाहिए कि मैं क्या करता रहा। ठीक है, चलें, आप इस पे आगे कि कम से कम वो शर्मिंदगी दिखाएं। आपको एक मैं साबिक सदर आरिफ अलवी का एक क्लिप सुनवाना चाहता हूँ जो उन्होंने CNN से इंटरव्यू में दिया है, और उससे ये लगता है कि अमेरिका को या ट्रंप को इन्वॉल्व करने की कोशिश हो रही है इस बुनियाद पे कि जमहूरियत नहीं है, आज़ादियाँ नहीं हैं, बुनियादी आज़ादियाँ सल्ब कर ली हैं इस हुकूमत ने, मुंतखब हुकूमत नहीं है। वो कहते हैं कि हम बड़ी इसको अच्छी बात समझते हैं कि जो जमहूरियत का मुस्तकबिल है और नए इलेक्शंस हों, इस पे अगर कोई बातचीत होती है तो अच्छी बात है। तो ये जो अमेरिका में जाके अमेरिकी टीवी पे ट्रंप की वो बहुत ज़्यादा उन्होंने तारीफ़ें भी की हैं, पूरा अगर आप इंटरव्यू सुने तो उस वक्त जब एक माइंड्स एंड मिनरल्स कॉन्फ्रेंस यहाँ पे हुई और अमेरिका की कंपनीज़ को आप चाह रहे हैं कि वो अमेरिकी वफ्द भी आया, उसको आप लाना चाह रहे हैं, साथ ही पीटीआई ने इसको मुतनाज़ा भी बना दिया है। माइंड्स एंड मिनरल का जो बिल उनका सूबाई असम्बली में आया, आप समझते हैं ये तीनों चीज़ें आपस में मिली हुई हैं? अमेरिकियों के यहाँ आना इमरान खान की रिहाई के लिए, आरिफ अलवी का अमेरिका में बैठ के मुज़ाकरात या इन्वॉल्वमेंट की बात करना, और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इस बिल को मुतनाज़ा बना देना कि हमारी मर्ज़ी के बगैर कोई मुआहदा नहीं हो सकता। ये तीनों चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं? बिल्कुल ही इंटरलिंक्ड हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। और मैंने ये इंटरव्यू पूरा सुना है, आपने तो इसका बड़ा अच्छा हिस्सा सुना है। इसमें एक हिस्से में ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो आप सर्वेज नहीं कर सकते, इजाज़त नहीं है। अब मुझे नहीं पता ये इस तरह की कोई पाबंदी अगर आपको जहन में तो आप जरूर मुझे ये है आपके पास, और फिर एक हिस्से में सर्वे कर सकते हैं कि नहीं वाला, और कह रहे हैं कि इन्होंने ये फरमाया है कि जब किसी ने सर्वे कराया, यानी कि मिलिट्री ने सर्वे कराया, तो 90% जो है वो पॉपुलैरिटी जो है वो इमरान खान की आई। तो आपके ख्याल में साबिक सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब जो चोजन वन थे, हमारे बहुत सारे अरबाब इख्तियार के जी सदर बनाया गया उनको, तो वो गलत भी नहीं कर रहे हैं एक दूसरे अमेरिका में बैठ के किसी टीवी चैनल पे? देखें, ये तो बिल्कुल 100% गलत बात है कि मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट सर्वे कराए और वो 90% इमरान खान के हक में आया और वो इनको बुला के बताएगी कि ये सर्वे का रिजल्ट आया है। ठीक, ये अव्वल तो ये इतनी पॉपुलैरिटी इमरान खान साहब की है ही नहीं, ये बात ही गलत है। और ये ज़रूर है कि पॉपुलैरिटी है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन ये कि जी इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी, इसको ये ओवर एग्जैजरेट कर रहे हैं। फिर और भी इन्होंने कुछ बातें इंटरव्यू में ऐसी की जो कि नहीं इनको करनी चाहिए। आप सदर मुमलिकत रह चुके हैं पाकिस्तान के। कौन सी बातें की जो नहीं करनी चाहिए थी?
ये जाके वहाँ पे जो है वो शिकायत लगा रहे हैं कि जी ना पाकिस्तान में कोई ह्यूमन राइट्स हैं, ना पाकिस्तान में कोई जो है वो औरतों को जो है वो घसीटा जाता है, और जो पॉलिटिकल प्रिजनर सारे अंदर हैं, बलूचिस्तान के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। शिकायतें तो हैं लोगों को, और बलूचिस्तान के हालात भी ख़राब हैं। नहीं देखें, शिकायत तो अब साथ साथ बात ये है कि घर का वो वॉशिंग योर डर्टी लिनन इन पब्लिक वाली बात होगी ना, कि आप अपनी जो है वो तो आप उनकी पेंशन रोक लें जो महीने की इतनी सारी दे रहे हैं, 10 लाख या उससे भी ज़्यादा है, उनको आपने कितना स्टाफ दिया हुआ है, गाड़ी दी हुई है और पता नहीं क्या क्या फैसिलिटीज घर दिया हुआ है, तो ले लें। अगर आप समझते हैं कि वो मुल्क के मफाद के खिलाफ काम करें, आप हुकूमत है ना जी, हौसला करें, ले लें। लेकिन वो तो किसी ज़ाहिर लीगल वे के तहत ही उनको ये तमाम आसाइशें मिली हुई हैं। नहीं, लीगल वे हम टैक्स पेयर्स के तौर पे पूछते हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि वो मुल्क के मफाद के खिलाफ काम कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ आप सुन लें, आप क्या करेंगे? हुकूमत मतलब इल्ज़ाम तराशी तो ना करें। देखिए बात ये है कि ये जो इंसान जब गलतियाँ करता है ना, तो वो फिर अंडे बच्चे भी देती हैं। ये अब अंडे बच्चे हैं जो अब कौम को भुगतने पड़ रहे हैं। जो गलतियाँ हमने की हैं 2011 से शुरू करके 2000, ठीक, तो वो अब अंडे बच्चे दे रहे हैं। ठीक है, मलिक अहमद बुशर साहब ने हमें ज्वाइन किया, अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली। मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम। मलिक साहब, बात ये है कि आरिफ अलवी साहब का एक इंटरव्यू आया CNN पे, और उसमें उन्होंने फरमाया है कि उनसे पूछा गया सवाल का मुफाहमत डील या इस तरह की, तो उन्होंने कहा कि हम तो इसको बहुत अच्छा समझते हैं अगर कोई बातचीत हो और इस मामले में अगले नए इलेक्शंस के लिए और मुल्क में जमहूरियत के लिए। तो उन्होंने इशारा तो दिया है कि वो अमेरिका में बैठ के डील के लिए कुछ ना कुछ वो उनको भी पता है। तो आप बताइएगा, यहाँ पे एक तासुर ये है कि PTI की जो अंदरूनी लड़ाई है वो उस वजह से डील जो है वो डिले हो रही है, वरना खान साहब की डील अब तक हो चुकी होती। क्या आप इससे मुत्तफिक हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बात ये है जी कि अंदरूनी लड़ाई, मैं इसको लड़ाई नहीं समझता। ये तो इख्तिलाफ राय है, इसमें इतनी बड़ी पार्टी है और फिर मखसूस हालात में वो पार्टी इस वक्त सामना कर रही है। और आपको भी पता है जिस तरह इस पार्टी को फस्तैयत का सामना है और जिस तरह ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, और ह्यूमन राइट्स वो जो इस पार्टी के साथ है उन्हीं की वायलेशन हो रही है। और उसके बाद मैं नहीं समझता कि इख्तिलाफ राय किसी जमात में होना, ये हम सब एक कुंबे की तरह है जी। हमारा इख्तिलाफ राय आपस में तो हो सकता है, लेकिन इमरान खान के कॉज के और उसकी लीडरशिप के नीचे तो सारे हम एक ही हैं जी, कोई दूसरी राय ही नहीं है इसमें। ठीक है, आपने फरमाया कि मामूली इख्तिलाफात हैं पार्टी के, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि आपके साबिक वज़ीर ख़जाना KP के तैमूर ज़फ़र झगड़ा साहब पर 34 अरब रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम आपके मौजूदा वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब ने लगाया है, और खान साहब की बहनों को अकेला अंधेरे में छोड़ के बाकी सब भाग गए। ये इल्ज़ाम लगाया है आपकी पार्टी के लीडरान ने आपके पार्टी के मौजूदा चेयरमैन और दूसरे लोगों पे। आप समझते हैं कि ये मामूली इख्तिलाफात हैं ये दोनों बातें? देखिए, आप ये बातें जो पिन पॉइंट करने वाली होती हैं ना, वो तो डेफिनेटली एक रिटेलिएशन होती है। उस वक्त मैंने आपको पहले अर्ज की है कि जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हालात हैं वो बड़े मखसूस हालात हैं। और अब अगर आप देखें ना जी कि आप जिस तरह अडयाला में जिस तरह अदालतों को इन्होंने रौंदा है, और जिस तरह आप देखें कि अदालतों के फैसलों को एक SHO और एक मुहर्रिर अपनी जूते की नोक पे रख रहा है, तो मेरा तो ख्याल है कि अब ये बातें बड़ी सानवी हो गई हैं कि कोर्ट ऑर्डर दे रहा है कि इन बंदों की मुलाकात करवाई जाए। सारा दिन हमें उन्होंने डिटेन करके बिठाए रखा। उन्होंने कहा जी आप अंदर नहीं जा सकते। उमर अयूब साहब दूसरी तरफ थे, उनको कहा जी आप अपने बंदे पूरे करके ले आए, हमें पुलिस इधर से आगे नहीं जाने देती थी। खान साहब की बहनों के आगे 2-3 थी खवातीन, उनके साथ तकरीबन 200 पुलिस वाला लेके मार्की में ले गया, वहां पे बंद कर दिया, हमें कहीं और डिटेन कर दिया। ये क्या है इस पे? देखिए, मैं आपको याद करूं कि ये चीजें जो है ना, ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं, ये उससे भी आगे काम हो रहा है। दूसरी जो आप बात कर रहे हैं कि करप्शन के इल्जाम की, देखिए मेरी बात सुनिए। पार्टी में आपको शायद याद होगा एक दफा रानी सनाउल्लाह साहब पे चौधरी शेर अली ने इल्जाम लगाया था कि ये तो फैसलाबाद बंदे मरवाता है, तो क्या वो बात को सच साबित हो गई? देखिए ये बातें पार्टी में चलती हैं। और मैं एक बात मैं आपको अर्ज कर दूं, ठीक है,
मैं खुद अगर मैं भी करप्शन करूंगा ना, तो इमरान खान करप्शन के खिलाफ और रूल ऑफ लॉ के लिए अंदर है, वो किसी को माफ नहीं करेगा। यानी अगर हम ये समझे ना कि हमको किसी तरह के हमारा को अपना वोट बैंक है इमरान खान का, वो और उनकी बीवी पे जो नाजायज पर्चे हैं वो अंदर हैं, तो जब वो बाहर कितना अरसा ये रख सकेंगे, ये नहीं ज्यादा अरसा रख सकते। अच्छा, और मेरा ख्याल है कि अच्छा, मतलब बड़ी जल्दी। जी जी, आपने जी ये बात अच्छा किया, आपने क्लैरिफाई कर दिया राना सनाउल्लाह साहब की जो आपने एग्जांपल दी है। तो बेसिकली ये क्लैरिफाई आज हो गया ना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो या पीटीआई हो, तो इनमें फ़र्क कोई नहीं है, खाली नारे ही हैं दूसरों को गुमराह करने के लिए, चोर डाकू के, वरना इल्ज़ामात एक दूसरे पे सारे लगाते ही रहते हैं, और वो सही भी हो सकते हैं, वो गलत भी हो सकते हैं। लेकिन आपने जो फरमाया कि खान साहब और बुशरा बीबी जो अंदर हैं जेल के, जो ये तासुर है कि कुछ बाहर बैठे लोग जो पैसा बना रहे हैं डिजिटल मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, वो चाहते हैं कि ये अंदर रहें, और पार्टी के अंदर जो यहाँ पे अंदरूनी लड़ाई हो रही है लीडरशिप में, जिस पे बैरिस्टर सलमान अकरम राजा पर भी बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि वो और हमाद अजहर आलिया हमजा को काम नहीं करने दे रहे, अभी तक नोटिफिकेशन नहीं जारी हुआ उनका। तो ये आपसी इख्तलाफात की वजह से नहीं है इमरान खान और बुशरा बीबी इस वक्त तक जेल के अंदर? अच्छा देखिए, मैं अर्ज करता हूँ, आपने दो बातें की। पहली बात तो ये है कि हम बिल्कुल पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की तरह की पार्टी नहीं है। अगर हम उस तरह की पार्टी होते तो डील करके हमारा लीडर कब का इस वक्त वज़ीर आज़म होता। और इन्होंने तो डील्स की हुई हैं, और ये कतल ये नहीं है कि मैंने मिसाल आपको ये दी है कि क्या वो फिर आपस में उन्होंने पार्टी छोड़ दी या पार्टी को कोई इल्ज़ाम लगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त एक ऐसी पार्टी उभर के सामने आई है जिसमें अकाउंटेबिलिटी है, जिसमें कोई बंदा गलत काम नहीं कर सकता। दूसरी बात आप कर रहे हैं, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सर इतफाक नहीं करूंगा कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की तरह की ही पार्टी है। उसकी वजह ये, उनकी पार्टी तो खानदान से नहीं निकलती। मैं एज लीडर ऑफ द अपोजिशन हूँ, मैं काम से वर्कर हूँ। उमर अयूब साहब खान साहब के क्या लगते हैं लीडर ऑफ द अपोजिशन, वो कौमी असेंबली है। खान का कोई रिश्तेदार आप मुझे बता दें किसी असेंबली में भी मौजूद है। जब वो किसी बंदे को सिर्फ नाम इमरान खान का साथ था, तो वो उस नाम पे भी वो बंदा MNA या MP ये पता नहीं क्या से क्या बन सकता था। तो एक चीज़ तो सर मैं इससे बिल्कुल आपसे इतफाक नहीं करता। दूसरी बात ये है कि जो आप ये बात कर रही कि डिजिटल मीडिया का दिल है या किसी बात, देखिए मैं कर्ज करती हूँ, जितने भी हम सियासतदान या पार्टी के लोग हैं, खान साहब की ज़ात के अलावा पॉलिटिकल पार्टी जो हमारी है या जो हमारी सियासी इस वक्त जो गोल है, वो खान साहब की ज़ात के अलावा अचीव हो ही नहीं सकता। अब जो डिजिटल डिजिटल मीडिया की आप बात कर रहे हैं, तो मेरे दिल में है नहीं, क्योंकि मैं ज़्यादा रास्ते में नहीं हूँ उनसे, तो मैं अब किसी की सोच की कोई दरख्वास्ती नहीं कर सकता। तो अब ये तो हर किसी का अपना ज़ाती है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई बात होगी कि कोई बंदा आज के दौर में ये चाहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वेल विशर हो और वो ये चाहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन और उनकी बीवी बेसलेस मुकदमा अच्छा, मेरा भी ख्याल। मलिक साहब, ये अभी अभी इस्लामाबाद में मिनरल्स कॉन्फ्रेंस हुई है और पाकिस्तान की कोशिश है कि यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाई जाए इस सेक्टर में। साथ ही जो खैबर पख्तूनख्वा जो माइंस एंड मिनरल्स एक्ट 2025 असम्बली में पेश हुआ और कह दिया कि जी नहीं होगा हमारी मर्ज़ी के बगैर, आप समझते हैं ये कौमी मफाद के ख़िलाफ़ ये होना चाहिए था इस तरह? उस वक्त अगर कोई इख्तलाफात था तो बैठ के तय कर लेते, उस वक्त ये करना, कौमी मफाद को नुकसान पहुँचाना, ये ठीक पॉलिसी है PTI की, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली और हुकूमत की? सर मेरी बात, इन्वेस्टमेंट कैसे आती है बाहर से? मुझे पहले एक बात बताएं। सबसे पहला जो असूल है वो है कि वहां पे रूल ऑफ लॉ। जिस दिन इनकी कॉन्फ्रेंस हो रही थी उस दिन भी इन्होंने डयाला के बाहर हमें मार रहे थे लोगों को, और डयाला के बाहर ये धज्जियां उड़ा रहे थे सुप्रीम कोर्ट लार्जर बेंच के फैसले की। तो आप कैसे कह सकते हैं सर? ठीक है, ठीक। खुद देखे ना, सेनेटर, ह्यूमन राइट्स की जितनी वायलेशन हो रही थी, बेसिक इन्वेस्टमेंट लाने का जो है, बेसिक इन्वेस्टमेंट लाने का पहला असूल है कि उस मुल्क में रूल ऑफ लॉ, और जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं होगा वो ठीक है, वो मैं सेनेटर साहब से पूछता हूं, मुझे सिर्फ ये जवाब दे दें कि ये स्ट्रेटजी ठीक है KP हुकूमत की या नहीं, सिर्फ ये यस और नो में बता दें। जी सॉरी,
केपी हुकूमत की ये स्ट्रेटजी ठीक है कि उन्होंने जो बिल पेश किया है और इसको ख़राब करने की कोशिश की है, इस एनवायरनमेंट को इन्वेस्टमेंट लाने के, ये बात ठीक है, उन्होंने सही स्टेप लिया है या गलत लिया है? बाकी मैं आपका जो इतराज़ है मैं अभी अफरान साहब से पूछता हूँ। देखिए मेरी बात सुने, मैं अर्ज करता हूँ आपको, बात ये है कि गवर्नमेंट है केपीके की, उसने चलना है अपनी पार्टी की डायरेक्शन पे। अब वो बिल जो है वो कंफ्यूजन का शिकार है, और मैं ये समझता हूँ कि जब पार्टी की डायरेक्शन मुकम्मल नहीं होगी, क्लैरिफिकेशन नहीं होगी, जो कि आज काफ़ी हद तक हो चुकी है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये इस बिल में क्योंकि देखिए मिनरल जो पहले दूसरे सूबे कर चुके हैं, इसमें कंफ्यूजन ये है कि मैंने पहले आपको एक बात की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मखसूस हालात से गुजर रही है, तो पार्टी की जो डायरेक्शन होगी पार्टी उसी पे काम करेगी, चीफ मिनिस्टर उसी पे काम करेगा, और हमारा जो है वो जो एमपीज हैं उसी पे ही काम करेंगे। ये बेहतर आपको वो बता सकते हैं। ठीक है सेनेटर साहब, आपके वो मुख्तसरन बता दें कि जो कह रहे हैं कि जिस दिन आपने कॉन्फ्रेंस की उसी दिन अडाला के बाहर ये लाठीचार्ज हो रहा था, जुल्म हो रहा था। देखिए बात ये है कि ये लोग खुद कहते थे कि जी कन्विक्टेड हैं, उसको जो है वो जेल में ही होना चाहिए और कहाँ होगा, ये इनकी अपनी बातें थी। तो अब वो उनके ऊपर एक कन्विक्शन है, वो जब तक क्लियर नहीं होगी तो अडयाला ही होंगे ना। और अगर ज़ाहिर है इनके कारकुन बाहर आके पुलिस के ऊपर पथराव करेंगे तो पुलिस आगे से क्या करेगी। और ये एक वाक़या नहीं है, क्या एससीओ के सड़ में भी कोई मसला हो रहा था? क्या बेलारूस का प्रेसिडेंट आया तब भी कोई मसला हो रहा था? मिनरल्स एंड माइंस की कॉन्फ्रेंस है तब भी मसला हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये बाकायदा एक स्ट्रैटेजी के तहत मुल्क को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, और कोई अच्छा काम होने लगे तो उसको सैबोटाज करते हैं, और कोई बुरा काम हो रहा हो तो उसको ये एग्जैजरेट करके बताते हैं। लेकिन आपकी जिम्मेदारी तो ज़्यादा है ना, हुकूमत है आप। नहीं, हमने तो देखे इस चीज़ को ख़त्म करें, बेहतरी की तरफ लेके जाएं ताकि ताली दो हाथों से बचती है। हम कह के थक गए हैं कि चार्टर डेमोक्रेसी पे या चार्टर इकॉनमी पे हमसे बात करनी है तो हम तैयार हैं, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ से जवाब जो है वो मेरी मुलाकात नहीं हुई, मुझे ये नहीं मिली जेल में फैसिलिटी, मुझे बाहर निकालो, मुझे वज़ीर आज़म बनाओ, इसके अलावा अगर कोई एजेंडे में बात ही नहीं होती उनके। ठीक, बहुत शुक्रिया सेनेटर अफनानुल्लाह साहब, मलिक अहमद बुचड़। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हॉट इशू टैरिफ जंग, चीन आखिर तक लड़ाई के लिए तैयार। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद, और वक्त हुआ हमारा आज के हॉट इशू का। टैरिफ वॉर जो पूरी दुनिया में जारी है और अमेरिका ने शुरू की है, सदर ट्रंप ने, और उस पर चीन ने कहा है कि वो आखिर तक ये लड़ाई लड़ेंगे और लड़ने के लिए तैयार भी हैं। उन्होंने पिछले 6 साल में बहुत कुछ सीखा है और अपनी एक्सपोर्ट्स को उन्होंने डाइवर्सिफाई किया है, अमेरिका पे उन्होंने डिपेंडेंस कम की है और दूसरे ममालिक के साथ, और ख़ास तौर पे उन्होंने रीजनल ट्रेड पे बहुत तवज्जो दी है। और चीन के सदर प्रेसिडेंट शी 3 अपने हमसाया ममालिक के दौरों पर जा रहे हैं ताकि जो मामलात इस वक्त चल रहे हैं उस पर वो मज़ीद उनके साथ अपने ताल्लुकात बेहतर कर सकें। हमें ज्वाइन किया मिफ्ता इस्माइल साहब ने, सेक्रेटरी जनरल अवाम पाकिस्तान पार्टी और साबिक वज़ीर ख़जाना। उन पर बात करेंगे कि जो ये टैरिफ वॉर शुरू हुई है इसका अंजाम क्या होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अमेरिकी स्टॉक मार्केट्स इसको बहुत नेगेटिवली देख रही हैं और ट्रस्ट डेफिसिट पैदा हो गया अमेरिका की इकनॉमिक पॉलिसीज़ पे। मिफ्ता साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप देख रहे होंगे जो कुछ हो रहा है, और चीन ने कहा है कि चीन की मईशत समंदर है, तालाब नहीं। तूफ़ान तालाब को तो उल्टा सकते हैं, समंदर को नहीं। हम आखिर तक लड़ेंगे, और ट्रंप कह रहा है कि आपकी बेहतरी इसी में है कि आप जल्द से जल्द हमसे बातचीत का आगाज़ कर लें। आपके ख्याल में 2 व्यूज़ आ रहे हैं, मैं आपसे उन दोनों में से मैं चाहता हूं कि आप हमें ज़रा एक्सप्लेन करें। एक व्यू तो ये है कि ट्रंप ने बड़ी स्मार्ट गेम खेली है, पहले पूरी दुनिया को हिला दिया, सब पे लगा दिया उन्होंने टैरिफ, फिर सबसे विड्रॉ कर लिया, 10% तक रखा, और चीन पे बढ़ा के 145% तक ले गए हैं। तो बड़ी स्मार्ट गेम है। चीन अकेला रह गया, आइसोलेट कर दिया और बाकी सबको रिलीफ दे दिया। दूसरा व्यू ये है कि ट्रंप के इन एक्शन ने अब पूरी दुनिया में एक मिसट्रस्ट क्रिएट कर दिया है अमेरिकन पॉलिसीज के बारे में, और स्टॉक मार्केट में जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ है उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप का जो क्लोज सर्कल है बिलियनियर्स का, उन्होंने बिलियंस मजीद बना लिए हैं। आप क्या कहते हैं? सर देखें, ये जो ट्रेड वॉर अगर अमेरिका और चाइना में होती रहेगी तो इसका नुकसान अमेरिका को भी होगा और चीन को भी होगा, इस पर कोई डाउट नहीं है। कोई इकोनॉमिस्ट आपको ये नहीं कह सकता कि इन दोनों का नुकसान नहीं होगा। अगर अमेरिका की ये कोशिश है कि वो चाइना की मईशत को ऐसी ठेस पहुंचाएं कि चाइना आगे ना बढ़े, तो वो कोशिश नाकाम होगी। एक तारीखी तौर पर चाइना जो है वो उभर के आ रहा है, आज से नहीं आ रहा, कई दहाइयों से आ रहा है,
और जितने लोग गुर्बत से चाइना निकाले, करोड़ों लोग, वो कभी तारीख में, इंसानियत की तारीख में उसकी मिसाल नहीं मिलती। तो चाइना को आप रोक नहीं सकेंगे। अमेरिका 5-7 साल, 2-4 साल डिले कर सकेगा, चाइना को रोक नहीं सकेगा। और डिले करने की जो कोशिश है टैरिफ के थ्रू, इससे अमेरिका का नुकसान होगा। ये तो एक टॉप की बात है। दूसरी बात कि ये जो ट्रंप साहब जो इन्होंने की है, इस पे आप देखें कि अमेरिका की स्टॉक मार्केटें 5-5% गिर गई, कभी जड़ती हैं, गिरती हैं, और अरबों, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का अमेरिकन कंपनीज को नुकसान हुआ है, इस स्टॉक मार्केट को नुकसान हुआ है, इनकी वेल्थ वाइप ऑफ हो गई है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो जो सबसे खतरे की घंटी थी, जिसके बाद ट्रंप साहब ने, सदर ट्रंप ने ये चीज़ वापस ली थी, वो ये हुआ था कि एक तो अमेरिका के स्टॉक गिर रहा था, स्टॉक मार्केट गिर रही थी, वो ठीक है। जब स्टॉक मार्केट गिरती है तो लोग जब पैसे निकालते हैं तो वो पैसे डाल देते हैं बॉन्ड मार्केट में। जो, और जब भी आपने देखा है कि दुनिया में कहीं पर भी लड़ाई होती है, कशीदगी होती है, तो लोग डॉलर्स खरीद लेते हैं, क्योंकि रन टू सेफ्टी होता है कि डॉलर इज द सेफ करेंसी। इस बार ये हुआ कि डॉलर की कीमत गिरने लगी, यन के सामने गिरी है, डॉलर की कीमत स्विस फ्रैंक के सामने गिरी है, और पाकिस्तानी रुपए के सामने भी आज गिरी हुई है। सो आपने ये देखा कि अमेरिका के ऊपर जो एतबार लोगों का था, जो ट्रस्ट था, वो शायद मुज़िर हो रहा था, वो शायद वो लोग तज़ब्ज़ुब का शिकार हो रहे थे और अमेरिकन करेंसी से निकल रहे थे, और अमेरिका के बॉन्ड की कीमतें जो थी वो कम हो रही थी। इसका मतलब है कि अमेरिका के शरह सूद 4% से तकरीबन 4.5-5% तक चला गया। तो ये मेरे ख्याल से अमेरिका के लिए भी अच्छा नहीं। ठीक है, लेकिन ये जो आपने अभी बात की, बॉन्ड्स की बात की है, तो चीन के पास बहुत सारे बॉन्ड्स हैं, और वो अगर मार्केट में, वो जो एक फियर है कि वो मार्केट में अगर वो ले आया तो उससे डॉलर को और ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। और साथ जो स्विफ्ट के मुकाबले में डिजिटल युआन से पेमेंट का सिस्टम चीन ने इंट्रोड्यूस करवा दिया है, और तकरीबन 26 ममालिक के साथ, शायद अगर मैं गलत नहीं नंबर बता रहा, तो उन्होंने ये काम शुरू भी कर दिया है। तो जो डॉलर की जो इजारादारी थी, जो उसकी डोमिनेंस थी पूरी दुनिया में, उसको कितना नुकसान पहुंचेगा इससे, या ये एक आर्जी एक राइज होगी युआन की? थोड़ा सा अगर हम पीछे चले जाए ना अफसार भाई, तो एक ज़माने में सोने पे ट्रेडिंग होती थी, गोल्ड के ऊपर दुनिया भर में ट्रेडिंग होती थी। जी जी, गोल्ड की कीमत भी बहुत बढ़ गई अब तो। हाँ, अमेरिकी डॉलर भी जो था वो गोल्ड के ऊपर बैक्ड होता था। डॉलर जितने इशू करते थे अमेरिका, जितना उनके पास गोल्ड पड़ा रहता था। फिर 1970 की दिहाई में, 72 में शायद, निक्सन साहब की सदारत में अमेरिका ने कहा कि हम गोल्ड स्टैंडर्ड को छोड़ रहे हैं, हम गोल्ड पे नहीं रहेंगे। लेकिन अमेरिकी डॉलर इतनी यूजफुल करेंसी थी कि जिस तरह लोग गोल्ड को अप्रिशिएट करते हैं, और गोल्ड को क्यों अप्रिशिएट करते हैं, मैं गोल्ड इसलिए खरीदता हूँ कि मैं समझता हूँ अफसार भाई भी खरीद लेंगे, अफसार भाई इसलिए खरीदते हैं कि जैद बाकी सब खरीद लेंगे। तो गोल्ड की जो वैल्यू थी, इसी तरह डॉलर की वैल्यू भी हो गई। तो डॉलर की वैल्यू जब ये हो गई, क्योंकि एवरीबडी अंडरस्टूड कि डॉलर इज अ स्टेबल करेंसी, अब अगर चाइना की मईशत भी बढ़ रही है, दुनिया चाइना में ट्रेड करेगी, चाइना से खरीदो फरोख्त करेगी, और चाइना आज चंद ममालिक के अलावा दुनिया में सब ममालिक का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, तो आप देखेंगे कि आहिस्ते आहिस्ते वॉन की तरफ भी, चाइनीज आरएमबी की तरफ भी लोग जाएंगे। ये नेचुरल अमल है, इसको अमेरिका जितना चाहे रोकने की कोशिश करे, रोक नहीं सकता। ये जिस किस्म की हरकत हुई है, अच्छा, इसके बाद जी आप बात पूरी कर लें। ये जो हरकत हुई है, इसके बाद अमेरिकी जो रिजर्व करेंसी है उसकी वैल्यू, और लोगों के दिलों में परेशानी हो जाएगी वैल्यू की, और चाइनीज करेंसी बढ़ेगी। अब जो इन्होंने ये जो आरएमबी की जो डिजिटल पेमेंट्स की है, ये एक स्विफ्ट अमेरिका का एक सिस्टम होता है डॉलर की पेमेंट का, उससे सपोजिटली ज्यादा सिस्टम है। और आप देखेंगे कि एक 5-10 साल में आप देखेंगे कि काफी मुल्कों की रिजर्व करेंसी भी वॉन होगी, और काफी मुल्क जो है वो यान के अंदर ट्रेडिंग कर रहे होंगे। आप ये नेचुरल अमल है, ये अमेरिका रोक नहीं सकता। जिस तरह पानी अपना लेवल को ढूंढ लेता है ना, इस तरह जब चाइना की इकोनॉमी बढ़ती रहेगी तो ऑटोमेटिकली लोग जो हैं वो चाइना की वान को रखना शुरू कर देंगे, ममालिक रखना शुरू कर देंगे, और ये जिस किस्म की हरकतें हैं उससे तो लोगों को और डर लगेगा। अच्छा, आपने जो अभी ये बात की है डॉलर की कि इसकी कीमत मज़ीद गिरेगी, तो हमारे पाकिस्तान में ज़ाहिर डॉलराइजेशन बहुत हुई है, और लोगों ने तो बड़े डॉलर के स्टॉक्स रखे हैं, सोने से ज़्यादा रखे हुए हैं लोगों ने भी, मुख्तलिफ प्राइवेट और सरकारी इदारों ने भी। तो अब वो डॉलर्स का जो स्टॉक्स उन्होंने छुपाए हुए हैं, आपके ख्याल में उन्हें वो बाहर ले आना चाहिए मज़ीद नुकसान से बचने के लिए, या वो रखेंगे अभी संभाल के? मतलब डॉलर को प्रेडिक्शन तो मैं नहीं कर सकता हूँ कि क्या होगा, लेकिन
जो द फैक्ट इज कि इट इज अनयूजुअल, डॉलर ऊपर नीचे हो जाए वो और बात है। अमेरिकी करेंसी नॉर्मली अप्रिशिएट ही होती है लॉन्ग टर्म में, क्योंकि अमेरिका की करेंसी रिजर्व करेंसी दुनिया में है। और ये बात मैं आपके सामने के नहीं, सामने अब आप पेश यहाँ करना से चाहता आपने जो बातें मुझे थोड़ी देर पहले समझाई हैं मिफ्ताह साहब, अब ये कंक्लूजन आप उसके मुताबिक नहीं दे रहे, ऐसे ना करें। जो आपने जिस तरह चीन का जिक्र किया है, उसकी इकोनॉमी के ग्रो करने का, युआन का, स्विफ्ट के वो मुतबादल ले आया है और बहुत सारे ममालिक उस पर शिफ्ट हो रहे हैं, रिजर्व्स युआन पे ले जा रहे हैं, और अमेरिका ने ये जो अनसर्टेनिटी पिला दी है, अपना नुकसान किया, इसमें कैसे डॉलर तकरीबन 4 पॉइंट्स तो ऑलरेडी इंटरनेशनली वो लूज कर चुका है। तो और अगर चीन ने मजीद डॉलर मार्केट में फेंक दिए, फॉर एग्जांपल, उसके पास सबसे बड़ा रिजर्व तो डॉलर का चीन के पास है, फिर कैसे डॉलर जो है वो लॉन्ग टर्म में स्ट्रांग रहेगा? देखिए अफसर भाई, ये चीज़ें एक दिन में नहीं होती हैं। आजकल डॉलर नीचे चला गया, परसों ऊपर चले जाएगा। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट इस फॉरेन एक्सचेंज की मार्केट्स क्या करेंगी। बुनियाद पे परसों किस बुनियाद पे ऊपर जाएगा? कौन क्या अभी जो लड़ाई हो रही है उसमें किस बुनियाद पे जाएगा? देखिए, अमेरिका की करेंसी एक अप्रिशिएटेड इसलिए होती है कि ये इंटरनेशनल रिजर्व करेंसी। आप इस तरह सोचें कि ये, और जो मैं कह रहा था शुरू में कि ट्रेड वॉर के अंदर अमेरिका को भी नुकसान होगा, वो ये कि इस वक्त अमेरिका को चीज़ें फ्री में मिल रही हैं इसेंशियली, कि अब अमेरिका एक सिर्फ नोटें छाप के दे देता है, IOUs दे रहा है ना, एक कागज़ पे टुकड़ा दे रहा है, और उस पर लोग इनको पैसे दे रहे हैं क्योंकि उनकी करेंसी पे, उनके उस कागज़ के टुकड़े पे लोगों को एतबार है। जब लोगों को ये एतबार कम हो जाएगा आपके कागज़ के टुकड़े पे हो, तो कागज़ का टुकड़ा आपका गैर फाल हो जाएगा, फिर आपको चीज़ें खरीदना मुश्किल हो जाएगी। वही कह रहा हूँ ना, आपको वही कह रहा हूँ। अब ये तो बात फिर डॉलर डिप्रिशिएट होगा ना। अभी देखिए, जो लेटेस्ट सर्वे आया है उसके मुताबिक आम अमेरिकी जो मिडिल क्लास है उसका साल का खर्चा $3,400 बढ़ जाएगा ग्रोसरी वगैरह पे। इतनी महंगाई वहाँ होने जा रही है, तो कैसे डॉलर अपनी जो वैल्यू है वो मेंटेन रखेगा? ना इन्वेस्टमेंट वहाँ जाएगी फौरी तौर पे। नहीं सर, मेरी गुजारिश ये है कि ये चीज़ें अगर 5-10 साल की, ये हिस्टोरिकल ट्रेंड्स हैं। चाइना का वॉन अगर मिसाल के तौर पे RMB जो है वो 10-15 साल के अंदर एक रिजर्व की कंडीशन बन जाता रिजर्व करेंसी की, तो वो शायद 10 साल में बन जाएगा। अब अगर 10 साल में अमेरिकी डॉलर जा रहा है, इसका ये कल नीचे चले जाएगा। ठीक, आखिर में बता दें पाकिस्तान को क्या करना चाहिए इसमें, क्योंकि मेरे एक बहुत ही ज़्यादा समझदार किस्म के इकोनॉमिस्ट से बात हो रही थी, वो कह रहे थे भैंसों की लड़ाई में घास ही कुचली जाती है। वो तो ठीक है, लेकिन क्या कभी ना कभी घास की भी सुनी जाती है? कि जैसे आपने अभी बताया कि रुपये के मुकाबले में भी डॉलर गिर गया है। क्या देखते हैं आप पाकिस्तान के लिए, क्या सजेस्ट करते हैं पाकिस्तान के लिए? सर देखें, एक तो ये है कि जो हुकूमत ने वफ़द भेजने का प्लान किया था वो वफ़द भेज दें, ठीक है, और जो कंसेशन जल्दी भेज दें। अमेरिका को जो कंसेशन देने थे, जो वादे वहीद करने थे कि हम आपसे कपास ले लेंगे, या हम आपसे सोयाबीन ले लेंगे, या हम आपसे गंदम ले लेंगे, वो वादे वहीद कर दें, उस पर वादे पे अमल कर लें और थोड़ा सा अमेरिका को खुश रखें। इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि ये ट्रम्प साहब, आपको पता है सदर ट्रम्प जो है वो एक सियासी जीत भी है, जीतना चाहते हैं, तो वो चीज़ तो करते रहे आप। हम इस पोजीशन में नहीं है कि अमेरिका से बहस कर सकें, लड़ाई कर सकें जैसा चीन है। हम तो ये कह देंगे ठीक है। तो इसमें हम अगर चीन को नाराज कर बैठे तो नहीं, अब इसमें ये बात बिल्कुल आपकी दुरुस्त है। लिहाजा हम अगर यूनिलैटरली अमेरिका के टैरिफ कम करेंगे, इनके नहीं करेंगे, तो वो बहुत बुरी बात होगी। अगर हम यूनिलैटरली अमेरिका के टैरिफ कम कर देंगे और यूरोपियन यूनियन नहीं करेंगे, तो वो भी बहुत बुरी बात होगी कि यूरोपियन यूनियन हमारा चीन से भी, अमेरिका से भी बड़ा कस्टमर है। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि हम रशिया से गंदम नहीं खरीदेंगे, तुमसे खरीद लेंगे, हम उज़्बेकिस्तान से कपास नहीं खरीदेंगे, तुमसे खरीदेंगे, तो उसमें उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसी कोई बीच की चीज़ निकालें। लेकिन मैं अब ये समझता हूँ कि थोड़ा सा अगर पाकिस्तान प्रो एक्शन हुकूमत करे तो इसमें अपॉर्चुनिटी भी है। अगर पाकिस्तान अगले 3 महीने में, तो हमारा बहुत एक्सपोर्ट होना चाहिए अमेरिका। ठीक, बहुत शुक्रिया मिफ्ताह। इसमें वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो एडिटोरियल पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 फेवरेटिज्म का तनाज़ा, एक छोटे से ब्रेक के बाद। और हमारा आज का एडिटोरियल PSL सीज़न 10 सबसे बड़ा और सबसे बेहतर कैसे है, ये नारा लगाया गया है और इस पर एतराज़ किया है अली तरीन ने, जो मुल्तान सुल्तान फ्रेंचाइज के मालिक हैं, और उन्होंने 4 पॉइंट्स उठाए हैं। उन्होंने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी वही 6 टीम्स हैं, 7 नहीं हुई, 8 नहीं हुई। और दूसरा पॉइंट उनका यह है कि थोड़ी बहुत बेहतर हालत में मगर वही 4 स्टेडियम्स हैं, वही 4
शहर हैं। और फिर उनका हर साल एंथम यही गुलकार गाते हैं, हालांकि पाकिस्तान में बहुत सारे गुलकार हैं। और उन्हें चौथा पॉइंट ये है कि हर साल मैचेस आखिरी बॉल तक जाते हैं। तो इस साल आखिर ऐसा क्या है, उनका ये सवाल है कि ये टूर्नामेंट सबसे बड़ा और सबसे बेहतर करार दिया जाता है। और इसके साथ साथ उन्होंने कुछ और इतराज़ात भी उठाए हैं, और उसमें उन्होंने कहा है कि ये कैसे हो गया कि PSL जो ट्रॉफी है वो गेम शो में, एक टीवी चैनल के गेम शो में पहुंच गई, और इसके पीछे क्या वजूहात हैं, वो वजूहात कौन, उन वजूहात के पीछे कौन लोग हैं, कौन सपोर्ट कर रहा है, कौन प्रमोट कर रहा है, कौन फेवरेटिज्म कर रहा है, और इसका जिम्मेदार उनके ख्याल में, अली तरीन के ख्याल में कि और भी इसकी वजूहात होंगी। लेकिन वो कहते हैं कि PSL की जो मौजूदा मैनेजमेंट है वो गैर संजीदा है, और हमारे कामयाब तरीन माफ़ कीजिएगा ब्रांड के साथ ये किया जा रहा है, ये उनका एतराज़ है। और ये एतराज़ सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग भी कर रहे हैं, और भी बहुत सारे लोगों का ये एतराज़ है कि आज इस दफ़ा वो गहमा गहमी नहीं है, वो एक जो वाइब क्रिएट होता है, जो बज़ क्रिएट होता है, वो नहीं है। वो क्यों नहीं है? एक ही तो पाकिस्तान के लोगों के पास खुशी का मौका था, और PSL सीज़न जिसके शुरू करने का क्रेडिट नजम सेठी को जाता है, और लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि जवाल की तरफ इस दफ़ा तो कमाल ही हो गया। और क्यों हुआ, इसका जवाब तो वही दे सकते हैं जो फेवरेटिज्म कर रहे हैं उनके साथ, जिन्होंने उनको ऐसी ऐसी जगह चोट लगाई है कि वो डॉक्टर को जाके बता भी नहीं सकते। गुड नाइट।